Good morning, students. So, in today's lecture, we will discuss the very important topic of an operating system, which is known as the process synchronization. तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात क्यों चली या इसकी जरूरत क्यों पड़ी. Why there is a need of process synchronization? See, when as we are moving to the technical era, lots and lots of modifications are happening in the technological field. ठीक है. और as far as the operating system is concerned, in each and every device will be having a operating system. चाहे मैं मोबाइल से बात करूं, मोबाइल से लेके रिमोट कंट्रोल या फिर कार्स या फिर मैं लैपटॉप्स, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, इन किसी की भी बात करूं, वहां पे सिर्फ हर जगह ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ डेस्कटॉप या लैपटॉप की प्रॉपर्टी नहीं रह गया है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम हर जगह है. ठीक है. अब जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि यूजर की नीड बढ़ती जा रही है. अब यूजर की नीड बढ़ रही है तो इसकी वजह से मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ती जा रही है. तो जब मैं बात कर रहा हूं मल्टी प्रोग्रामिंग की, कि मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ रही है, तो उसके अंदर क्या होगा कि रिसोर्स शेयरिंग बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स. ठीक है. क्योंकि मेरे पास रिसोर्स तो एक ही रहने वाला है. लेट सपोज कि एक मेरे पास लैब है, लैब में मेरे पास 30 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, उसके अंदर एक नेटवर्क प्रिंटर मैंने लगा रखा है. तो जो प्रिंटर है वो सिर्फ एक ही रिसोर्स है, उस पर एक बार में सिर्फ एक ही प्रिंट आउट निकलेगा. ठीक है. मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में अपन ने समझा था, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, कि मल्टी प्रोग्रामिंग डजंट मीन्स के ज्यादा सारे के सारे प्रोग्राम एक बार में रन कर रहे हैं. ठीक है. ऐसा कुछ भी नहीं होता. मल्टी प्रोग्रामिंग में प्रोसेसेस आर यूजिंग द रिसोर्सेज इन द नॉन शेयरेबल मोड. ठीक है. नॉन शेयरेबल मोड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है. इसका मतलब ये नहीं होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ सारे के सारे प्रोसेस को रन करने लग जाता है. मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि वो सारे के सारे मेमोरी में लोड हो जाते हैं, दे आर वेटिंग इन द रेडी क्यू. ठीक है. और उसके बाद क्या होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अगर मान लो प्रोसेस वेटिंग स्टेज में चला गया तो सीपीयू क्या करता है, दूसरे प्रोसेस को ले लेता है और उसको एग्जीक्यूट करने लग जाता है. ठीक है. लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रोग्राम, एक ही प्रोसेस जो होता है वो रन होता है. तो जब ये बात हम कर रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग की, तो उसके अंदर जब ये हम देख रहे हैं कि रिसोर्स शेयरेबल मोड में चला गया है या वो शेयर्ड हो रहा है, तो उसके अंदर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी हो जाता है. अभी तक हमने पढ़ लिया था प्रोसेस शेड्यूलिंग, क्या मैं किस तरीके से शेड्यूल करना है, लेकिन प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना भी बहुत जरूरी होगा. प्रोसेस को सिंक्रोनाइज मतलब कि वो आपस में सिंक्रोनाइज वे में एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक तरह का नियम होना चाहिए कोई उसको, जिससे कि प्रोसेस जो हो सिंक्रोनाइज्ड वे के अंदर काम करें. सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस दैट कंसेप्ट ओनली, द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी what do you understand, what we understand by the process synchronization. Process synchronization means sharing system resources by the process in such a way that concurrent access to the shared data is handled, thereby minimizing the chance of inconsistent data. ठीक है. जब concurrent access होता है, एक साथ जब प्रोसेस एक्सेस करते हैं रिसोर्स को, तो हमें क्या करना है कि हमारा डेटा जो हो वो इनकंसिस्टेंट नहीं हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी को कम से कम रखना है, उसको मिनिमाइज रखना है. ठीक है. अभी इनकंसिस्टेंट डेटा क्या होता है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इन द कमिंग स्लाइड्स. मेंटेनिंग डेटा कंसिस्टेंसी डिमांड्स मैकेनिज्म टू इंश्योर सिंक्रोनाइज्ड एग्जीक्यूशन ऑफ द कोऑपरेटिंग प्रोसेस. ठीक है. मान लीजिए कोई प्रोसेस है, वो एक रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहा है, तो क्या कहलाएंगे, कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहलाएंगे. जब कोई एक रिसोर्स को दो प्रोसेस या दो से ज्यादा प्रोसेस एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो कहलाते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस. ठीक है. तो हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरह का वे ढूंढना है जिससे कि एक तो इनकंसिस्टेंट डेटा नहीं हो और डेटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन की जा सके. ठीक है. इन अदर वर्ड्स अगर मैं बात करूं तो ठीक है, इसका कोई एक मैकेनिज्म हमें बनाना पड़ेगा. इसके लिए कोई एक पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी जिसकी वजह से मेरे सारे के सारे प्रोसेस जो हो सिंक्रोनाइज हो. अगर मेरे प्रोसेस सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग हो जाएगा, उसके अंदर डेडलॉक आ जाएगा. डेडलॉक क्या होता है वी विल सी इन द कमिंग लेक्चर्स. ठीक है. डेडलॉक इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसका मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए ट्रेन की बोगी है, एक कंपार्टमेंट, ट्रेन का एक डिब्बा है,
अब उस डिब्बे को दो तरीके से, मतलब एक शेयर्ड रिसोर्सेज है, ठीक है। प्रोसेस के पास क्या होता है स्टूडेंट्स, दो तरह का रिसोर्सेज होते हैं। अगर हम यूं मोटे मोटे बात करें, एक तो होता है प्राइवेट रिसोर्स उसका, ठीक है, जो उसके लिए खुद उसको काम में आने वाला है, ठीक है। तो जैसे मान लो प्राइवेट रिसोर्स का मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमारा घर है। अब मेरे घर में मैं अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को किस तरीके से, अपने टीवी को, अपने एसी को किस तरीके से यूज कर रहा हूँ, कब यूज कर रहा हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे को किसी से ना तो उसको देखना है ना किसी से पूछना है, ठीक है। जब मेरी मर्जी होगी मैं टीवी ऑन कर लूंगा, जब मेरी मर्जी होगी मैं एसी ऑन कर लूंगा, जब मेरा मूड होगा मैं अपना म्यूजिक प्लेयर ऑन करूंगा, गाने सुनूंगा, जब मेरा मूड होगा मैं गेम खेलूंगा, ठीक है। सो दे दीज आर द प्राइवेट रिसोर्सेज, ठीक है। लेकिन जो शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं, जो पब्लिक रिसोर्सेज है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे जैसे कि बस है या ट्रेन है, ठीक है, या प्लेन है या मेट्रोज है। तो ये सब क्या है, ये शेयर्ड रिसोर्सेज है। अब इन शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरे के पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को, 130 करोड़ की जो जनसंख्या है, उसको बोल दूंगा भैया ट्रेन में बैठ जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि पहले के टाइम में रिजर्वेशन नहीं होते थे। एक डिब्बा होता था, घुस जाओ उसके अंदर और काम करने लग बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह ले लो। तो उससे क्या होता था, डेडलॉक आने लगा। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट को समझ में आया, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई। तो जिस डेट में आपको जाना है उसमें आप अपनी सीट को रिजर्व करें और फिर आप उसके बाद ट्रेवल करें। तो उससे क्या हो गया, एक सिंक्रोनाइजेशन आ गया, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, डेडलॉक खत्म हो गया। सो दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब मैं आपको बताता हूँ डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, और इसका एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है। तो हम इसके अंदर दो केस को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या करा है कि एक सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है, मैंने एक प्रोसेस लिया है जो कि दो तरीके का काम करेगा। एक तो रीड करेगा रिसोर्स को, ठीक है, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट कर देगा और फिर उसको राइट करेगा। सो व्हेन द प्रोसेस कैन एक्वायर रिसोर्स इन द सिस्टमेटिक मैनर। तो सबसे पहला केस अपन क्या करेंगे कि प्रोसेस को सिस्टमेटिक मैनर में रिसोर्स को एक्सेस कराएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है इसमें। सो लेट्स कंसीडर द इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10। इसको स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर ये समझ में आएगा तो ही आगे की चीजें समझ में आएंगी। इसलिए आप चाहें तो कॉपी पेंसिल लेके भी बैठ जाएं। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं। फाइन। सो ए एक वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए को इंक्रीमेंट कर दिया। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर रीड ऑपरेशन कर रहा हूँ, फिर मैं ए को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, फिर उसको राइट कर रहा हूँ। मैंने अभी ए की इनिशियल वैल्यू 10 मानी है, ठीक है। तो लेट सपोज के मेरे पास प्रोसेस P1 आया। P1 ने रिसोर्स को एक्वायर किया, ठीक है साहब, उसको मैंने रिसोर्स दे दिया। उसने उसको रीड किया, रीड करने के बाद उसने क्या कर दिया, उसको a इक्वल्स टू a+1 कर दिया। तो अब मेरे पास करंट वैल्यू a की क्या हो गई, 11 हो गई। पहले उससे पहले वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू 10 थी, लेकिन अब मैंने उसको इंक्रीमेंट कर दिया तो अब वो 11 होगी। क्या वो 10 रहेगी, क्या नहीं रहेगी, ठीक है। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना, ए एक वेरिएबल है, इसको एक बॉक्स की तरह इमेजिन करो। सिर्फ ए बॉक्स एक ही है जिसमें एक इंटीजर वैल्यू रहेगी, तो वो एक ही रहेगी, या तो 10 रहेगी या वो 11 रहेगी। तो जब इनिशियल वैल्यू 10 थी और जब मैंने उसको इंक्रीमेंट कर दिया तो अब वो 10 वैल्यू नहीं रह के अब क्या रह गई, 11 वैल्यू होगी। उसके बाद सेकंड P2 प्रोसेस आया, उसने एक्वायर रिसोर्स किया, एग्जीक्यूट किया कोड को। अब P2 ए की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई, ठीक है। उसने उसको दोबारा ए को इंक्रीमेंट कर दिया और अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई, ठीक है। इसमें जो नोट करने वाली बात है स्टूडेंट्स, वो बहुत जरूरी है, वो ये है कि कोड तो सेम है मेरा, लेकिन जो मेरे प्रोसेसेस हैं वो डिफरेंट एंटिटीज हैं, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको इनकंसिस्टेंट डेटा समझाने जा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस चीज को आप दिमाग में बैठा लें कि ये जो मैंने कोड लिखा है वो कोड तो सेम है, लेकिन ये जो प्रोसेस P1 और P2 है ये डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज हैं, ठीक है। मतलब एक प्रोसेस मैंने P1 क्रिएट किया, उसने पूरा ऑपरेशन किया, फिर मैंने दूसरा प्रोसेस P2 क्रिएट किया, उसने भी ये प्रोसेस किया। तो कोड तो सेम रहने वाला है, लेकिन जो प्रोसेस इसको एक्सेस कर रहे हैं इस रिसोर्स को, ये बेसिकली एक शेयर्ड रिसोर्स है। तो इस शेयर्ड रिसोर्स को वो जो एक्सेस कर रहे हैं वो अलग अलग प्रोसेसेस हैं। अब मैं बात करता हूँ, एक सेकंड सिनेरियो आपको बताता हूँ जिसमें कि एक मिक्स फैशन ले रहे हैं हम, ठीक है। मिक्स फैशन का मतलब क्या है कि जैसे ही मान लो P1 प्रोसेस आया, P1 प्रोसेस ने रिसोर्स को एक्वायर किया और उसी के बीच में उसने रीड करने लगा, और उसी के बीच में क्या हो गया, P2 ने कंट्रोल टेक ओवर कर लिया। मतलब मैंने कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया। मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पढ़ी है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है कि करंट प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं और नया प्रोसेस को मौका देते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिल्कुल हो सकती है इसके अंदर। अगर मैं इसको प्रेम्प्ट करूंगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच में कर सकता हूँ।
कॉन्टेक्स्ट स्विच कब नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स? कॉन्टेक्स्ट स्विच जब हम इंस्ट्रक्शन फैच कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन डिकोड कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और जब हम उसको स्टोर कर रहे हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर आप जब पढ़ोगे तो किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं, इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, फिर एग्जीक्यूट होता है, फिर वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, इस टाइम पर तो कोई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होती, लेकिन जब मैं कोई ऑपरेशन मतलब जब मैं ये रीड कर रहा हूं उस दौरान वो कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे रीड किया, रीड करते करते क्या हुआ, P2 ने टेक्स कंट्रोल कर लिए। अब उसके बाद क्या हो गया, जब इसने टेक ओवर कर लिया तो ये दोबारा से इसने रीड किया, रीड करने के बाद क्योंकि P2 प्रोसेस नया प्रोसेस है, दोबारा से वो रीड करेगा, रीड करने के बाद अब उसने A को इंक्रीमेंट कर दिया, P2 A की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। उसके बाद राइट किया उसने और एग्जीक्यूट हो गया वो। ठीक है, फिनिश हो गया प्रोसेस। अब प्रोसेस P1 क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच में क्या होता है, रिज्यूम करता है वहीं पे, तो रिज्यूम जब किया तो A की वैल्यू क्या हो गई, 10 ही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। P2 ने जब टेक्स ओवर करा कंट्रोल, उसने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, P2 A की 11 हो गई। लेकिन जो P1 था, P1 का जो स्टेटस था वो कहां पे स्टोर हो गया, स्टैक में। तो जब P1 दोबारा रिवोक होगा तो क्या उसकी P2 की वैल्यू 11 लेगा? सॉरी, जो P2 की A की जो वैल्यू 11 थी क्या वो लेगा? नहीं लेगा। वो उसकी पुरानी ही वैल्यू को रीड करेगा, वो अब A की वैल्यू को 10 दोबारा A की वैल्यू को 10 ही लेने वाला है। उसके बाद जैसे उसने 10 लिया, यहाँ पे दोबारा मेरे पास क्या हो गया ऑपरेशन, A इक्वल्स टू A+1, दैट मीन्स 11, और वो फिर P1 प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो गया और फिनिश हो गया। तो अब यहाँ पे आपने देखा P2 A की वैल्यू भी 11 है और P1 A की वैल्यू भी 11 है। तो दिस इज कॉल्ड द इनकंसिस्टेंसी, दिस इज कॉल्ड द इनकंसिस्टेंट डेटा। तो अभी हमने देखा कि जब हमने इसको एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर किया था तो ये बिल्कुल सही तरीके से चला था, लेकिन जब हमने इसको मिक्स फैशन में किया तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट डेटा आ गया। तो ये हमें दिखाता है, ये हमें समझाता है कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है। सो इन द फर्स्ट केस द वैल्यू ऑफ A for P1 and P2 is consistent, which are 11 and 12, because P1 and P2 has acquired the resource in the systematic fashion. But in the second case the value of A for P1 and P2 is inconsistent, which is 11. इट इज कॉल्ड द रेस कंडीशन। तो ये जो अभी हमने देखा जिसमें इनकंसिस्टेंट डेटा आ रहा है, जिसमें होड़ लग रही है प्रोसेस के अंदर रिसोर्स को एक्वायर करने की, तो वो कहलाती है मेरी रेस कंडीशन। द रिसोर्स विच इज एक्वायर्ड बाय बोथ द प्रोसेस इज कॉल्ड द शेयर्ड रिसोर्स। जो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो मेरा रिसोर्स है वो ही क्या है, मेरा शेयर्ड रिसोर्स है। ठीक है, एंड दिस शेयर्ड रिसोर्स इज कॉल्ड द क्रिटिकल सेक्शन। तो जो भी रिसोर्स जो कि शेयर्ड होने वाला है, चाहे मैं अगर रियल टाइम एग्जांपल की बात करूं, अगर वो ट्रेन है या बस है, तो वो मेरा क्रिटिकल सेक्शन है। सो द कंक्लूजन इज दैट इन द मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट देयर इज अ नीड ऑफ पॉलिसी फॉर यूजिंग द रिसोर्सेज, बिकॉज वी नो दैट इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोसेस कैन एक्सेस द रिसोर्स बट इन द नॉन शेयरेबल मोड, which means one process at a time. P1 and P2 processes are called cooperating process, ये मैंने आपको बता ही दिया था। Now this is assignment time। ठीक है, मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं टू प्ले विद, सो यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो प्रोसेस लिए हैं, उसके अंदर मैंने लिखा C इक्वल्स टू B-1, B इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। P2 प्रोसेस मैंने लिया है D 2 इंटू B, B D-1। इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि जो B वेरिएबल है ये मेरा शेयरिंग वेरिएबल है। ठीक है, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू ऑफ द शेयर्ड वेरिएबल B as 3। आपको B की इनिशियल वैल्यू तो 3 रखनी है। एग्जीक्यूट द कोड इन एज मेनी वेज, टेल मी हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज विल शेयर्ड वेरिएबल B हैज। ठीक है, कितनी डिफरेंट वैल्यूज शेयर वेरिएबल जो B है उसकी हो सकती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इसका एक हिंट देता हूं, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है। जो मैं यहाँ पे मिक्स वे लिख रहा हूँ इन एज मेनी वेज, मतलब कि आपको इसका ऑर्डर सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4, तो मतलब पहले C इक्वल्स टू B-1 एग्जीक्यूट होगा, फिर B इक्वल्स टू 2 इंटू 3 होगा, फिर D इक्वल्स टू 2 इंटू B होगा, फिर B इक्वल्स टू D-1 होगा। ठीक है, अब इसके अलावा मैं दूसरा कौन सा वे लग सकता हूँ, इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ 4 3 2 1। ठीक है, पहले 4 इंस्ट्रक्शन होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। उसके अलावा मैं कह सकता हूँ 1 3 थ्रू 4। ठीक है, पहले 1 को एग्जीक्यूट करूंगा, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 4 को। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट वेज एग्जीक्यूट करने हैं, और उसके बाद आपको देखना है कि आप B की कितनी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ला सकते हो। तो जितनी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी दैट मीन्स के वो क्या हो रहा है, वो बिल्कुल
सही चल रहा है वो शेयरेबल मोड में, अगर वो सेम वैल्यूज आएंगी तो क्या होगा, वो डेटा इन